बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। प्यारे तलबा व तालिबात, आज का लेक्चर में हम पास पेपर के सॉल्यूशन इकोनोमेट्रिक्स के जो 6 सेमेस्टर में इकोनो 2 के वो लेके हाजिर हुए हैं। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो 2023 के शॉर्ट क्वेश्चन हम याद करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन पर ज़रा एक नज़र देख लें कि वो क्वेश्चन कौन कौन से जो हम इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्मा मॉडल एंड अरीमा मॉडल। ये आर्मा और अरीमा का जो डिफरेंस है वो हमें देखना है। ये आर्मा मॉडल हम लोगों ने पिछले पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में, तो कुछ उससे हेल्प हमें मिल जाएगी। दूसरा है डिस्कस यूजेज ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स इन रिग्रेशन। रिग्रेशन में कैटेगोरिकल वेरिएबल कौन से होते हैं और क्या इनका रोल है, ये हम देखेंगे। ये उसके बाद तीसरा सवाल है डिस्कस यूजेज ऑफ हाउसमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट इन पैनल डाटा एनालिसिस। पैनल डाटा एनालिसिस में हाउसमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है बेसिकली। उसके बाद ये डिफरेंशिएट बिटवीन ILS इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर एंड 2SLS मेथड, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड, इसके हम बात करेंगे इस पे। इसमें 2SLS हमने पिछले पेपर में पढ़ लिया था, इस पेपर में हम इसको ILS को भी डिस्कस कर लेंगे। पांचवा सवाल है हमारे पास, हाउ साइमल्टेनियस इक्वेशंस मॉडल डिफर फ्रॉम सिंगल इक्वेशन मॉडल। कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल सिंगल मॉडल इक्वेशन से कैसे डिफरेंट है। और छठा सवाल है डिस्कस कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंडोजेनिटी। एंडोजेनिटी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। एंडोजेनिटी पे एक डिटेल क्वेश्चन हमने पिछले पेपर में 2024 के पेपर में इसको सॉल्व किया था, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग इसमें नहीं करेंगे। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंडोजेनिटी, बाकी 5 सवालों का हम हल करेंगे इंशाल्लाह। इसकी थ्योरेटिकल और जो अगर कोई मैथमेटिकल भी है तो उसको हम सॉल्व करके इसके बारे में आपको बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन आर्मा मॉडल एंड अरीमा मॉडल। इसका आर्मा मॉडल हमने पिछले पेपर में डिस्कस किया था। आर्मा मॉडल बेसिकली 2 मॉडल्स का मजमुआ है, एक ऑटो रिग्रेसिव और एक मूविंग एवरेज का। और अरीमा मॉडल इसमें एक आई का इजाफा हुआ है, तो ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड, यानी ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, ये आई फॉर इंटीग्रेटेड है। तो जो बड़ा फर्क है उसमें ये है कि आर्मा मॉडल सिर्फ उस डाटा पे लगता है जो स्टेशनरी हो। स्टेशनरी मतलब जिस डाटा का मेन वेरिएंस हो, को वेरिएंस कांस्टेंट हो, तो उस पे आर्मा मॉडल लगेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जैसे प्राइसेस हैं, स्टॉक प्राइसेस हैं, इसी से GDP है, एम्प्लॉयमेंट है, ये अमूमन ट्रेंड्स में होते हैं, तो ये स्टेशनरी नहीं होते। तो इनको स्टेशनरी फिर हमें बनाना पड़ता है। इनको स्टेशनरी बनाते हैं डिफरेंस पर, यानी एक सिंगल 1 डिफरेंस ले लिया, लेवल 1 डिफरेंस ले लिया, 2 डिफरेंस ले लिया। जब हम इनके डिफरेंस लेते हैं ना तो फ्री हो जाते हैं इंटीग्रेटेड, यानी हम इनको इंटीग्रेट करते हैं, इनको बनाते हैं स्टेशनरी। तो जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, बनाते हैं, तो फिर इस पे आर्मा मॉडल ही लगता है, फिर इस पे अरीमा मॉडल लगता है। यानी एक ऐसा डाटा जो नॉन स्टेशनरी था उसको हमने स्टेशनरी बनाया, तो फिर हम उस पे अरीमा मॉडल लगाएंगे। और दूसरा ये है कि डाटा ही आपका नॉन स्टेशनरी है, तो फिर आप उसको, अगर नॉन स्टेशनरी है फिर तो आराम से आर्मा मॉडल लग जाएगा, और अगर डाटा आपका स्टेशनरी है तो फिर इसके लिए आपको अरीमा मॉडल जो है वो यूज करना पड़ता है। तो ये मेजर डिफरेंस है इसमें, इन दोनों में, ये ध्यान में रखना है। फिर सुन लें कि आर्मा मॉडल लगता है सिर्फ स्टेशनरी डाटा पे, यानी वो डाटा जिसका मीन वेरिएंस और कोवेरिएंस कांस्टेंट हो, तो उस पे हम क्या लगाते हैं, आर्मा मॉडल। और जिसमें डाटा आपका नॉन स्टेशनरी हो, ट्रेंड्स में हो, उसके ट्रेंड हो, उसका मीन वेरिएंस कांस्टेंट ना रहता हो, तो उसमें हम अरीमा मॉडल लगाते हैं। अरीमा मॉडल में हमने उसको पहले इंटीग्रेट करके उसको स्टेशनरी बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उस पे जो ना वो मॉडल आर्मा मॉडल इंटीग्रेटेड करके उसको लगाते हैं, तो फिर वो अरीमा मॉडल बन जाता है। तो चलिए हम इसकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन आर्मा एंड अरीमा मॉडल्स। बोथ आर्मा एंड अरीमा मॉडल्स
are model used in time series forecasting but they differ in their treatment of non stationary data, जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया. use ARMA model when your data is already stationary. ARMA model अब यूज होगा जब ये already stationary होगा. use ARIMA when your data is non stationary and need differencing to stabilize it. तो यानी इसका हम डिफरेंस लेते हैं, वन डिफरेंस हो सकता है, वन डिफरेंस पे चेक कर लेते हैं, अगर तो स्टेशनरी हो गया तो वेल एंड गुड, वरना सेकंड डिफरेंस ले लेते हैं, अदरवाइज थर्ड डिफरेंस भी लिया जा सकता है. तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं लिए जाते ताकि फिर डाटा की जो असल क्वालिटी होती है वो लूज ना हो जाए, इसलिए पहले दूसरे पे मोस्ट ऑफ द टाइम तो पहले डिफरेंस पे स्टेशनरी हो जाता है. बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि दूसरे या तीसरे स्टेज पे आपको जाना पड़े. तो सिंगल डिफरेंस पे भी ये जब हो जाएगा तो फिर आप डाटा नॉन स्टेशनरी होगा और उसको फिर डिफरेंसिंग करनी पड़ेगी, तो उसको डिफरेंसिंग को हम कहते हैं, ये इंटीग्रेशन है या इंटीग्रेटेड मॉडल डाटा इसको. तो जब इंटीग्रेटेड मॉडल आ जाएगा, इंटीग्रेटेड डाटा आ जाएगा, तो उसको हम अरीमा मॉडल यूज करेंगे. अब ये थोड़ी सी एक टेबल बनाया मैंने, इनका डिफरेंस क्या है दोनों में. इसका नाम अरीमा मॉडल, आर्मा मॉडल ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज, और इसका है जी ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग है. ये याद रखिए दोनों सिंगल वेरिएबल यानी यूनिवेरिएट मॉडल हैं, यानी एक ही वेरिएबल पे लगते हैं, इसमें दो वेरिएबल नहीं होते, सेम वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और उसका लैग वेरिएबल इंडिपेंडेंट में चला जाता है. हैंडल नॉन स्टेशनरी डाटा, आर्मा मॉडल रिक्वायर्स द डाटा टू बी स्टेशनरी, जबकि अरीमा मॉडल हैंडल्स नॉन स्टेशनरी डाटा बाय डिफरेंसिंग, ये डिफरेंस पे करता है. तो कंपोनेंट्स, इसके दो कंपोनेंट्स है, ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज है. और अरीमा मॉडल में एक ऑटो रिग्रेसिव प्लस आई इंटीग्रेटेड यानी डिफरेंसिंग, और उसके बाद फिर मूविंग एवरेज. डिफरेंसिंग स्टेप, इसमें कोई डिफरेंसिंग स्टेप नहीं होते, इसमें डिफरेंसिंग स्टेप्स होते हैं, यानी इसमें कोई डिफरेंस नहीं लिया जाता और इसमें डिफरेंस लिया जाता है. इंक्लूड डिफरेंसिंग टू रिमूव ट्रेंड्स एंड मेक डाटा स्टेशनरी, इसमें डिफरेंस लिया जाता है, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस वगैरह. नीड नोटेशन, मॉडल नोटेशन, आर्मा में पी ये ऑर्डर है, पी और क्यू, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, तो इसमें P1 होगा, Q1 होगा, AR P जो है AR का ऑर्डर है और Q जो है वो MA का मूविंग एवरेज का ऑर्डर है. इसमें तीन चीजें आ जाती है, P, D और Q. D फॉर डिफरेंस, डिफरेंस कितना डिफरेंस, पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस, चौथा डिफरेंस. तो D फॉर डिफरेंस के किस डिफरेंस पे हमने किया, तो इसका अरीमा मॉडल में 1 1 1 का मतलब है कि ऑटो रिग्रेसिव में 1 लैग और सिंगल डिफरेंस पे, और मूविंग एवरेज में भी 1 लैग. तो ये तीन इसके ऑर्डर होते हैं, मूविंग एवरेज, अरीमा, ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज. P फॉर AR ऑटो रिग्रेसिव का ऑर्डर, D फॉर I के लिए डिफरेंस कौन सा होगा, इंटीग्रेशन किस पे की है, और MA मूविंग एवरेज यानी कि Q का मूविंग एवरेज का ऑर्डर Q है. पैरामीटर्स D ऑर्डर ऑफ डिफरेंसिंग, इसमें आर्मा में चूंकि डी होता ही नहीं है तो ये एप्लीकेबल भी नहीं है. यहाँ पे अस्यूम किया जाता है कि जीरो लेवल या जीरो पे स्टेशनरी यानी लेवल पे स्टेशनरी, और यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कितने डिफरेंस लिए है, पहला डिफरेंस है, सेकंड डिफरेंस है, थर्ड डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है. तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफाइज हाउ मेनी टाइम्स द डाटा इज डिफरेंस्ड. यूज केस, कब यूज करना हमने इसको मॉडल को, व्हेन डाटा इज ऑलरेडी स्टेशनरी, नो ट्रेंड और सीजनैलिटी, इसमें कोई नहीं है. और अरीमा कब यूज करना है, जब अरीमा कब यूज करना है, जब कोई ट्रेंड होगा तो डाटा नॉन स्टेशनरी होगा. और इसके एग्जांपल आर्मा 2-1, इसका मतलब कि ऑटो रिग्रेसिव सेकंड है और मूविंग एवरेज 1 है, ये नीड स्टेशनरी इनपुट. तो ये आर्मा अरीमा 2-1-1 डिफरेंस वंस टू अचीव स्टेशनरी, इसको एक दफा डिफरेंस करना पड़ेगा. डिफरेंस इसको किया है, एक दफा डिफरेंस किया है इसको स्टेशनरी बनाने के लिए. 1 का मतलब कि एक दफा इसको डिफरेंस किया है. इसमें क्योंकि स्टेशनरी नहीं है, ऑलरेडी स्टेशनरी डाटा है, नॉन स्टेशनरी है, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है इसको करने की, स्टेशनरी बनाने की. तो ये स्टेशनरी नहीं था तो सिंगल डिफरेंस पे. तो अगर यहाँ पे 2 हो तो इसका मतलब कि 2 दफा डिफरेंस किया गया है. ये डिफरेंस 1 है, यहाँ अगर 2 हो तो यहाँ इसका मतलब कि हमने इसको 2 दफा डिफरेंस किया है. तो ये बेसिकली आर्मा और अरीमा मॉडल का बुनियादी डिफरेंस है. उसके बाद डिस्कस द यूजेज ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल इन रिग्रेशन. बाद का ऐसा होता है डाटा में ऐसे वेरिएबल्स आ जाते हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, जिनकी जैसे प्राइस है ना, प्राइस की न्यूमेरिकल वैल्यू है कि मिसाल के तौर पे आटे की कीमत है, तो आटे की कीमत 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया. ये कुछ सालों में आप फर्ज किया आप 2010 का डाटा शुरू करते हैं तो वो आटे की कीमत शुरू होती है 20 रुपये किलो से, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, हर साल ऐसे बढ़ती जा रही है. लेकिन अगर हम ये देखना चाहें
कि भाई जो चाइना चक्की का आटा था उसकी कीमत में और जो पत्थर वाली चक्की का आटा था उसकी कीमत में क्या फर्क है। अब ये जो चाइना चक्की और पत्थर वाली चक्की है इसकी तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती नहीं है। जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, या हम ये देख सकते हैं कि जनाब अली के इसकी जो है शहरों में या देहातों में इसका डिफरेंस क्या था प्राइसेस का। तो ऐसी वैल्यूज जो अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखती वो उनको हम कैटेगोरिकल वैल्यूज कहते हैं। इसी तरीके से बाद हम देखते हैं कि वेज का डिफरेंस है। तो वेज का डिफरेंस हम देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए में वेज का डिफरेंस कितना है, हाई स्कूल के पढ़े हुए की वेज कितनी है, और जिसने इंटर किया हुआ उसकी वेज कितनी है, जिसने बीएस किया हुआ उसकी वेज कितनी है, जिसने एमफिल किया, इस तरह वेजेस का डिफरेंस आ जाता है। तो अब ये प्राइमरी स्कूल प्राइमरी कर लेना, हाई स्कूल पढ़ लेना, मिडिल स्कूल पढ़ लेना, तो ये एक ऐसे वेरिएबल हैं जो हैं तो वेरिएबल लेकिन इनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। इसी के से मेल फीमेल होना ये भी एक कैटेगरीज है। तो ऐसे वेरिएबल जो कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं कि ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनकी फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ आप कह रहे हैं कि शहरों में वेजेस क्या है और देहातों में वेजेस क्या है, तो उस पर भी आपका ये इसी से एक्सपीरियंस है, ये भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। तो ऐसी वैल्यूज जो ऐसे जो वेरिएबल हो जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, जिसको इसको हम कहते हैं फिर कैटेगोरिकल वैल्यूज या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, और इसको हम डमी वेरिएबल के तौर पे भी यूज करते हैं कि जो ऐसे वेरिएबल जिसको हमें ऐड करना पड़ता है, तो ऐसे वेरिएबल को फिर हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो ना वो कहते हैं, जिनको हम लोग डमी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं। व्हाट आर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स? Variables that take on distinct groups or categories, not numerical values। जिसमें distinct groups और categories होती हैं, numerical values नहीं होती, उसको हम categorical value कहते हैं। जैसे जेंडर में मेल एंड फीमेल है, एजुकेशन में हाई स्कूल है, बैचलर्स है, मास्टर्स डिग्री है, रीजन में नॉर्थ का रहने वाला है, साउथ का रहने वाला है, ईस्ट का रहने वाला है, वेस्ट का रहने वाला है। यूज ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल इन रिग्रेशन। अब रिग्रेशन में हम कैसे यूज करेंगे इसको? कहते हैं regression analysis categorical variable represent qualitative characteristics such as gender, region, occupation, educational level वगैरह। These variable cannot be used directly in a regression model। Directly हम regression model में इसको यूज नहीं कर सकते because they are non-numeric, so they must be converted into numerical form first। पहले हम इसको numerical form में लेके जाते हैं, यानी इसको हम values देते हैं कि अगर फर्ज करें मेल एंड फीमेल है, अगर मेल है तो इसकी वैल्यू 1 रखें, अगर फीमेल है तो इसकी वैल्यू 0 रखें। तो ये हम इसको पुट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर 3 वेरिएबल है तो उसमें हमें फिर 2 वेरिएबल 2 डमी ऐड करते हैं। अगर जैसे हाई स्कूल, बैचलर और मास्टर है, कि हाई स्कूल हो तो फिर हाई स्कूल की वैल्यू 1 होगी, बाकी दोनों की 0 होगी। बैचलर होगा तो बैचलर की वैल्यू 1 होगी, बाकी दोनों की 0 होगी। मास्टर होगा तो मास्टर की वैल्यू 1 होगी, बाकी दोनों की 0 होगी। इस तरीके से उनको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। हाउ टू इंक्लूड कैटेगोरिकल वेरिएबल इन रिग्रेशन? कैटेगोरिकल वेरिएबल आर इंक्लूडेड इन रिग्रेशन यूजिंग डमी वेरिएबल्स। ये डमी वेरिएबल से हम उसको यूज करते हैं। आल्सो कॉल्ड इंडिकेटर वेरिएबल्स। डमी वेरिएबल इन कोडिंग कैसे करते हैं इसके? फॉर अ कैटेगोरिकल वेरिएबल विद के कैटेगरीज क्रिएट k-1 डमी वेरिएबल। यानी इसका तरीका ये है कि आपने कितने कैटेगोरिकल वेरिएबल लेने हैं। अब आपके पास 4 कैटेगरीज है, तो आपने क्या करना है, 4 में से एक कम करके क्या होगा, आप 3 डमी वेरिएबल जो है वो यूज करेंगे, जो रिप्रेजेंट करेंगे बेस लाइन से डिफरेंस कितना होगा इसका। यानी बेस लाइन जो वेरिएबल आपने स्किप किया है वो आपकी बेस बन जाएगा और उससे डिफरेंस जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा इसका। Each dummy variable takes the value 1 if the observation is in the category। अगर तो वो ऑब्जर्वेशन इसमें होगी तो 1 आएगा, अदरवाइज वो 0 आएगी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम लोग जब 3 वेरिएबल हमने लिया, बैचलर, हाई स्कूल और मास्टर, तो हम देखेंगे कि ये यहाँ पे कौन सा वेरिएबल डमी वेरिएबल यूज हो रहा है। अगर x हो रहा है तो फिर हम उसकी जगह 0 लिखेंगे, अदरवाइज 1 लिख देंगे। फॉर अ वेरिएबल रीजन विद कैटेगरीज नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट क्रिएट 2 डमीज। हम इसमें 2 डमीज यूज करेंगे। साउथ इज इक्वल 1 इफ रीजन इज साउथ एल्स 0। अगर साउथ होगा तो हम 1 न्यूमेरिक उसकी वैल्यू यूज करेंगे, अदरवाइज 0 कर लेंगे। ईस्ट, अगर रीजन ईस्ट होगा तो हम 1 यूज करेंगे, अदरवाइज
जीरो हम इसको कंसिडर कर लेंगे। तो नॉर्थ नॉर्थ बिकम द रेफरेंस बेस कैटेगरी, नॉर्थ के लिए कोई वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ साउथ के लिए और ईस्ट के लिए होगी कि अगर साउथ लिखा हुआ तो 1 अदरवाइज 0, ईस्ट लिखा हुआ तब भी 1, क्योंकि इन दोनों में से एक ही हो सकता है, या साउथ हो सकता है या ईस्ट हो सकता है, तो उन दोनों के लिए एक होगा अदरवाइज 0 हो जाएगा। नॉर्थ होगा तब भी 0 होगा, ईस्ट होगा तब भी 0 होगा, और अगर ईस्ट लिखा हुआ है तो फिर साउथ नहीं होगा इसका मतलब है। तो इसलिए हम लोग उसकी जगह 1 वैल्यू जो ना वो यूज कर लेंगे। Regression interpretation with dummies. Each dummy coefficient tells us the effect of that category relative to reference category. यानी हर जो डमी वेरिएबल है वो डिफरेंस बताता है, इफेक्ट बताता है उस कैटेगरी का अपने रेफरेंस कैटेगरी जिसको आपने बेस कैटेगरी बनाया, जिसके साथ आपने कंपेयर करना है। यानी मिसाल के तौर पे आप कंपेयर करते हो, आप रेफरेंस बना लेते हो प्राइमरी एजुकेशन को कि ये हमारी बेस है, तो जब भी कुछ इसका कोफिशिएंट आएगा तो उसको हम यूं इंटरप्रिटेशन करेंगे उसकी कि प्राइमरी की निस्बत इस हाई स्कूल की वेज इतनी ज्यादा है या इतनी कम है, या प्राइमरी की निस्बत मिडिल स्कूल की जो वेज है वो इतनी ज्यादा या इतनी कम है, यानी आपने हर चीज को कंपेयर करना अपनी बेस कैटेगरी के साथ। वो प्राइमरी स्कूल है, वो हाई स्कूल है, तो वो कम ज्यादा आपको उस लिहाज से होनी शुरू हो जाएगी। इसी किस्म मेल और फीमेल के, कि अगर मेल को आपने रेफरेंस कैटेगरी रखा हुआ है तो फिर फीमेल क्या वेरिएबल का मतलब ये होगा, उसका कोफिशिएंट का मतलब ये होगा कि फीमेल की जो वेज है वो इसके लिहाज से इतनी ज्यादा है या इतनी कम है। तो ये बेसिकली रेफरेंस कैटेगरी के साथ हमने इसको कंपैरिजन करना होता है। जैसे ये हमारे पास दो वेरिएबल है, जैसे हमने नॉर्थ साउथ और ईस्ट का लिखा, y इज इक्वल बीटा नॉट प्लस बीटा 1 साउथ प्लस बीटा 2 ईस्ट प्लस एप्सिलॉन। बीटा नॉट मींस वैल्यू मीन वैल्यू ऑफ y फॉर द नॉर्थ रीजन, यानी जब नॉर्थ रीजन की बात आएगी तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो फिर ये जो होगा इसका मतलब कि मीन वैल्यू नॉर्थ रीजन की कितनी है, नॉर्थ में रहने वालों की वैल्यू कितनी है, उसकी वेज कितनी है। लेट्स से बीटा 1 का मतलब डिफरेंस इन y बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ, क्योंकि बीटा नॉट नॉर्थ था, ये साउथ है, तो बीटा 1 का मतलब ये है कि नॉर्थ और साउथ की वेज में या उसकी वैल्यू में कितना डिफरेंस है। और जो बीटा 2 है वो होगा डिफरेंस इन y बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ के डिफरेंस, इसमें डिफरेंस कितना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एग्जांपल है रिग्रेशन की कि बेसिकली इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, कि तो ये बेस वैल्यू वो होगी जो आपने छोड़ी, उसके लिए आपने कोई वेरिएबल नहीं रखा, उसकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रखी, तो उसको हम बेस कैटेगरी या रेफरेंस कैटेगरी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉर्थ रखा था इसको। इंटरेक्शन टर्म्स, बात करते हैं इंटरेक्शन भी कर लेते हैं एक दूसरे वेरिएबल के साथ। कैटेगोरिकल वेरिएबल कैन आल्सो इंटरेक्ट विद न्यूमेरिक वेरिएबल और विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ भी और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं उसके साथ। जैसे जेंडर मल्टीप्लाई बाय एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस की तो वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू होती है 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल, जेंडर की न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तब भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे y इज इक्वल बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्सपीरियंस प्लस बीटा 2 फीमेल प्लस बीटा 2 3 फीमेल मल्टीप्लाई बाय एक्सपीरियंस, यानी ये सिर्फ एक्सपीरियंस का, ये इसकी तो वैल्यू होगी, कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी, ये जेनरिक कैटेगोरिकल वैल्यू है, तो वेरिएबल है। तो अब ये फीमेल भी हो गया, अब इंटरेक्ट हो रहा है फीमेल मल्टीप्लाई बाय एक्सपीरियंस, तो जहां जहां फीमेल की वैल्यू 1 होगी वहां पे एक्सपीरियंस फिर ऐड हो जाएगा, जहां जहां एक्सपीरियंस फीमेल की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये रिमूव होता रहेगा ये वाला वेरिएबल। This allows the effect of experience to vary by gender. Caution when using categorical variable, इसको वेरिएबल डाटा जो डमी वेरिएबल है उसको यूज करते हुए क्या कॉशियस है, क्या आपको एहतियातें करनी पड़ेंगी। डमी वेरिएबल ट्रैप नहीं फंसे, इंक्लूडिंग ऑल डमीज, अगर आप सारे के सारी डमीज ऐड कर लेंगे तो फिर आप परफेक्ट मल्टीकोऑर्डिनेटी में आ जाएंगे, क्योंकि सारे एक दूसरे के साथ रिलेट कर लेंगे, तो फिर परफेक्ट मल्टीकोऑर्डिनेटी आ जाएगी। इसलिए हमेशा क्या करना है, एक डमी वेरिएबल आपने ड्रॉप करना है ताकि आप मल्टीकोऑर्डिनेटी से बच सके। इंटरप्रेटेबिलिटी का मतलब यह है कि चूज द बेस कैटेगरी वाइजली, इट चेंजेस हाउ कोएफिशिएंट आर इंटरप्रेट, तो आपने बेस कैटेगरी को ध्यान से रखना है ताकि उसको आप इंटरप्रेट कर सकें। टू मेनी कैटेगरीज, बहुत ज्यादा कैटेगरी से बचें, बहुत ज्यादा जितनी ज्यादा कैटेगरीज ऐड करेंगे आएंगे मॉडल आपका कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, इसलिए सिंपल रखिए और कम से कम कैटेगोरिकल वेरिएबल जो ना वो यूज करें।
उसके बाद तीसरा सवाल है जी, हॉसमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट इन पैनल डाटा। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। हॉसमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट बुनियादी तौर पर चेक करता है एंडोजेनिटी और एक्सोजेनिटी। एंडोजेनिटी का मतलब ये है कि आपका जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, यानी जब आप लिखते हैं मॉडल y इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा x प्लस गामा x2 प्लस डेल्टा x3, तीन वेरिएबल हम सपोज करते हैं। तो ये जो तीनों वेरिएबल हैं ये आपस में तो अनरिलेटेड हैं ही, यानी अगर ये आपस में कोरिलेट करेंगे तो मल्टीकोरिलेटरी का इशू बन जाएगा, लेकिन साथ साथ ये एरर टर्म के साथ भी कोरिलेट नहीं करेंगे। इसको हम कहते हैं एंडोजेनिटी। अगर ये रिलेट कर जाए तो एंडोजेनिटी हो जाती है, और जब एंडोजेनिटी आ जाती है तो फिर साइमल्टेनिटी आ जाती है। याद रखिए कि जब भी एंडोजेनिटी आ जाएगी फिर साइमल्टेनिटी आ जाएगी। ओएलएस का अजम्पशन ये है कि कभी भी एंडोजेनिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब एंडोजेनिटी होगी तो फिर आपकी एरर टर्म रिलेट कर देगी तो फिर आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ। तो जब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ वो रिलेट कर जाएगी तो जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का इफेक्ट आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो आप उसको सिंगल आउट नहीं कर सकते कि इसमें कितने परसेंटेज इसने इसको चेंज किया है। क्यों? क्योंकि एरर आपका ऐड हो गया, आप उसमें एरर की भी परसेंटेज शामिल हो गई है और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की भी परसेंटेज शामिल हो गई। मिसाल के तौर पे आपका कोएफिशिएंट आ रहा है 0.6, इसका मतलब ये है कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में 60% का शेयर होल्डर है, वो उसका शेयर 60% जा रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट शेयर नहीं है क्योंकि इसमें एरर का भी शेयर हो सकता है, 10% शेयर हो सकता है, 5% शेयर हो सकता है, 20% शेयर हो, तो अब आपको पता नहीं है कि इसका शेयर कितना है। इसलिए जरूरी है इसकी ओएलएस के एस्टिमेशन के लिए कि लाजमी तौर पर आपका जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है मस्ट बी अनरिलेटेड टू द क्या उसको कहते हैं एरर टर्म। तो एरर टर्म के साथ ये रिलेट ना करें, जिसको हम कहते हैं रैंडम इफेक्ट। और दूसरा होता है फिक्स इफेक्ट। फिक्स इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल आ गया है तो वो आपका तो असल में उसको आपने कैसे चेक करना, वो एरर टर्म के साथ रिलेट नहीं कर रहा होता। तो इसलिए एंडोजेनिटी को चेक करने के लिए, साइमल्टेनिटी को चेक करने के लिए, या रैंडम मॉडल को, रैंडम इफेक्ट को और फिक्स इफेक्ट को में डिफरेंशिएट करने के लिए कि इसमें इस मॉडल में कौन सा इफेक्ट जो है ना वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है, शामिल हो रहा है, उसको चेक करने के लिए हम हॉसमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट जो है ना वो पैनल डाटा पे लगाते हैं। तो ये साइमल्टेनिटी के लिए भी होता है और ये एंडोजेनिटी के चेक करने के लिए भी, और ये क्योंकि साइमल्टेनिटी और एंडोजेनिटी सेम ही चीज है तो इसको चेक करता है। और उसके साथ ये रैंडम इफेक्ट मॉडल में और फिक्स इफेक्ट मॉडल की जो अप्रोप्रिएटनेस है उसको भी ये चेक करता है। तो इसको हॉसमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट बेसिकली कहते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। The Hausman test is a statistical test used in panel data analysis to decide between two estimation methods. कौन कौन से मेथड? फिक्स इफेक्ट मेथड मॉडल, दूसरा है रैंडम इफेक्ट मॉडल। It check whether the unique error, unobserved individual effects are correlated with regressor। ये वही एंडोजेनिटी आ गई कि आपका जो एरर है वो आपके रिग्रेसर के साथ कोरिलेट है कि नहीं है। This help determine the appropriate model to use। तो इससे पता चलेगा कि आपका, यानी ये एंडोजेनिटी चेक करेगा और एंडोजेनिटी चेक करने के बाद आपको ये बताएगा कि ये फिक्स इफेक्ट मॉडल है या रैंडम इफेक्ट मॉडल है। अगर रैंडम इफेक्ट मॉडल है इसका मतलब है कि यहाँ पे एंडोजेनिटी आ गई, यहाँ पे आप O2SLS यूज करोगे टेक्निक या ILS टेक्निक यूज करोगे। अगर फिक्स इफेक्ट मॉडल है इसका मतलब यहाँ पे भी OLS आप लगा सकते हैं। Why it is needed? In panel data we often have YIT is equal alpha plus XIT बीटा, ये बीटा इसका वो है पैरामीटर है, प्लस UI। अब ये UI है ना, इससे की सारी गेम है कि इस पे हमने चेक करना है कि ये कौन सा हमारा ये एंडोजेनिटी इसमें है कि नहीं है, यानी UI E के साथ रिलेट करेगा कि नहीं करेगा। Where UI is unobserved individual specific effect। ये इंडिविजुअल इफेक्ट है, यानी फर्म्स कल्चर हो सकता है, टैलेंट हो सकता है, कोई भी इफेक्ट हो सकता है। XI एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, EI आइडियोसिंक्रेटिक एरर टर्म है, यानी ये एरर टर्म है। The FR model assume UI is correlated with XID, यानी फिक्स इफेक्ट मॉडल ये अज्यूम करता है यहाँ पे कि ये इसके साथ कोरिलेट होगा, और रैंडम ये अज्यूम करता है कि ये कोरिलेट
नहीं होगा। ये हमारे पास ये अजम्पशन है इसमें फिक्स इफेक्ट मॉडल में और रैंडम इफेक्ट मॉडल में। टेस्ट हाइपोथेसिस क्या है? इसका नल हाइपोथेसिस है कि रैंडम इफेक्ट इज अप्रोप्रिएट, यानी इसके लिए रैंडम इफेक्ट है कि नो कोरिलेशन बिटवीन यू आई एंड एक्स आई। हमने चेक किस पे करना है? हमने इस चीज पे चेक करना है कि इस पे ओएलएस लगे। ओएलएस उसी वक्त लगेगा जब यहाँ पे कोरिलेशन नहीं होगा। तो एच नॉट क्या होगा कि रैंडम इफेक्ट इज अप्रोप्रिएट, कि यहाँ पे ये रैंडम इफेक्ट ही लगेगा। दूसरा है जी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का क्या होगा कि फिक्स इफेक्ट इज अप्रोप्रिएट, कि इसका फिक्स इफेक्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो इसका मतलब कि कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब एंडोजेनिटी है। यहाँ पे एंडोजेनिटी होगी तो फिर आपको 2SLS पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज अगर एंडोजेनिटी नहीं होगी तो फिर आप OLS मॉडल से भी इसको यूज कर लेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इसका ये है जी, बीटा कैप रैंडम इफेक्ट का बीटा कैप माइनस फिक्स इफेक्ट का बीटा कैप, वेरिएंस बीटा कैप, ये इसका वो है बेसिकली मैट्रिक्स अप्रोच में से। इसका प्राइम यानी इसका ट्रांसपोज, वेरिएंस ऑफ बीटा फिक्स इफेक्ट माइनस वेरिएंस ऑफ बीटा रैंडम इफेक्ट का इनवर्स, ये माइनस माइनस में इसकी पावर में था, यानी इनवर्स है, इनटू बीटा रैंडम इफेक्ट माइनस बीटा क्या है फिक्स इफेक्ट। और अगर h की वैल्यू, ये काइस का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर h की वैल्यू सिग्निफिकेंट होता है, अगर p वैल्यू माइनस 0.05 से कम होगी तो फिर हम h नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, फिर हम लोग फिक्स इफेक्ट को ही करेंगे कि ये फिक्स इफेक्ट है। अगर p वैल्यू से ज्यादा आएगी तो फिर हम h नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये डू नॉट रिजेक्ट h नॉट, फिर हम इस पे OLS ही लगाएंगे। तो रिजेक्ट h नॉट, यूज फिक्स इफेक्ट्स। अगर ये p वैल्यू लेस देन होगी फिर हम फिक्स इफेक्ट को करेंगे, तो रैंडम इफेक्ट को हम लोग नहीं करेंगे। तो ये है जी बेसिकली हाल्समैन टेस्ट हाइपोथेसिस। अगला सवाल है जी डिफरेंस बिटवीन ILS मेथड एंड 2SLS मेथड। ये दोनों मेथड जो है ना ये बेसिकली लगते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन पे, यानी दो इक्वेशन जिसमें होती है साइमल्टेनिटी होती है, एंडोजेनिटी आ जाती है। तो इन दोनों पे ILS मेथड और 2SLS मेथड लगता है। जो मेजर डिफरेंस है वो ILS मेथड लगता है एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड पे, 2SLS लगता है ओवर आइडेंटिफाइड पे। ILS में और 2SLS में फर्क ये है कि हम दोनों में इसकी रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन बनाते हैं। रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन बना के हम लोग ILS में जो पाइज की वैल्यू है वो फाइंड करते हैं, और उनकी मदद से हम लोग असल स्ट्रक्चरल पैरामीटर अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड करते हैं उन पाइज की मदद से, उसको जो हमने अज्यूम किया होता है कि किस किस के बराबर, तो ये हो जाता है ILS। 2SLS में ओवर आइडेंटिफाइड पे लगता है, तो इसमें हम पहले एक रिड्यूस फॉर्म से फाइंड करके y2 कैप, तो उसको दोबारा OLS लगाते हैं। इसलिए दो स्टेजेस में हम OLS मेथड लगाते हैं, इसलिए इसको 2 स्टेज SLS कहते हैं। और जो ILS है वो हम लगाते हैं लीस्ट स्क्वायर है, लेकिन इनडायरेक्टली लगाते हैं कि पहले हम पाई पे लगाते हैं, पाई पे लगाने के बाद फिर हम उसमें स्ट्रक्चर पैरामीटर जो है वो फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं। इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर and 2SLS are both estimation method used in simultaneous equation model where some explanatory variable are endogenous correlated with the error term. However, they differ in their scope, application and method. ILS indirect least square method. Can I add an estimation method used for exactly identified? ये मैंने आपको बताया था कि ILS method से वहां लगता है जहां पे exactly identified equation होगी, यानी number of instruments it must be equal to number of endogenous variable. इंस्ट्रूमेंट वो जो पाइज है ना वो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे। 2 स्टेज ये ओवर आइडेंटिफाइड में लगता है। A more general method used for both exactly and over identified equation involves 2 regression step using instrumental variable. Applicability, ये इसका थोड़ा सा ग्राफ मैंने बनाया था। आइडेंटिफिकेशन ILS वहां लगेगा जहां एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड होगा, और 2SLS एग्जैक्टली भी और ओवर यानी दोनों में लगता है, एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड में भी और ओवर आइडेंटिफाइड में भी 2SLS लग सकता है। नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ILS में तो जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उतने एक्सोजेनस वेरिएबल तो आ जाएंगे, और 2SLS में ये चेंज हो सकता है, कैन बी मोर देन नंबर ऑफ एंडोजेनस वेरिएबल्स। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल जो ना आपके एक्सोजेनस वेरिएबल से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद प्रोसीजर क्या है? नंबर 1 ILS को देख लीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूज रिड्यूस फॉर्म टू
ड्राइव स्ट्रक्चर पैरामीटर अलजेब्रिकली, यानी होता क्या है इसमें आप पाई फाइंड करते हैं, पाई 1 1 पाई 1 2 पाई 1 3, फिर वो जो पाई 1 1 आपने सपोज किया होता है ना अल्फा प्लस 2 अल्फा के, वहां से फिर आप उसको अलजेब्रिकली 2-3 इक्वेशन बना के तो उसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाता है आईएलएस मेथड। तो इसके इस तरह से तो 2SLS में क्या होता है, इसमें 2 दफा रिग्रेशन रन करनी होती है। पहली दफा आप रिग्रेशन रन करते हैं एंडोजेनस वेरिएबल ऑन इंस्ट्रूमेंट स्टेज, यानी तो जो बनाई होती है आपने रिड्यूस फॉर्म बनाई होती है, उसमें आप पाई बना के हल करते हो उसको, फिर उस पाई की मदद से फिर आप वो वाई कैप फाइंड करते हो, वाई कैप फिर आपने रिग्रेशन दोबारा करते हैं, रिग्रेस डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन फिटेड वैल्यू, फिर फिटेड वैल्यू पे दोबारा रिग्रेशन रन करते हैं, फिर आप उसकी मदद से एग्जैक्ट जो पैरामीटर होता है अल्फा बीटा उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। रिड्यूस फॉर्म यूज एसेंशियल पैरामीटर कैलकुलेटेड इनडायरेक्टली, ये जरूरी है, यूज टू जनरेट इंस्ट्रूमेंट्स बट नॉट द फाइनल फॉर्म। तो इसमें तो फाइनल फॉर्म के लिए आपको रिड्यूस फॉर्म की जरूरत होती है, इसमें जनरेट इंस्ट्रूमेंट जनरेट करने के लिए जरूरत होती है, फाइनल फॉर्म के लिए जरूरत नहीं होती इसमें आपको। अगला सवाल है जी, डिफरेंस बिटवीन साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल एंड सिंगल इक्वेशन मॉडल। ये तो बड़ा सिंपल है। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल ऐसा मॉडल होता है जिसमें एक से ज्यादा इक्वेशंस होती हैं, जिसमें एक जितनी अगर रिग्रेसर आपके ज्यादा हैं तो आपकी इक्वेशन ज्यादा, अगर आप जितनी इक्वेशन होंगी उतने आपके जो ना वेरिएबल होने चाहिए एंडोजेनस, तो अगर इक्वेशन ज्यादा होती जाएंगी तो एंडोजेनस भी आपके बढ़ते जाएंगे। तो जो सिंगल इक्वेशन मॉडल है उसमें आपके लिए वेरिएबल्स जो ना उसकी कैद नहीं होती, लेकिन इक्वेशन आपकी सिंगल ही रहती है, एक इक्वेशन से ज्यादा नहीं होती। तो सिंगल इक्वेशन मॉडल को सिंपली आप ओएलएस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीपल इक्वेशन लगा सकते हैं अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है। तो मल्टीपल जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, उस पे आप ऐसा नहीं कर सकते, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है, ओवर आइडेंटिफाइड है या अंडर आइडेंटिफाइड है। तो ऐसी सूरत में आपको फिर ये क्या करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कौन सा मॉडल आपने इस पे लगाना है। उसमें फिर आईएलएस हो सकता है, 2SLS, ये मॉडल आपके लग के फिर आप एस्टिमेट्स को फाइंड कर सकते हैं। कहता है इन इकोनोमेट्रिक्स मॉडल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर द वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस ईच अदर साइमल्टेनियसली और यूनिडायरेक्शनली। साइमल्टेनियसली कर रहे हैं या यूनिडायरेक्शनली कर रहे हैं, यानी एक ही डायरेक्शन उनकी करने की या एक दूसरे को उलट भी एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का खेल भी ये खेल रहे हैं। Here's how simultaneous equation model differ from single equation model. Single equation model, a regression model with one dependent variable and multiple independent variable. Direction is of causality is one way, एक साइड पे, यानी एक चेंज होगा तो दूसरा उसके बाद चेंज होगा, यानी वो बाय डायरेक्शन नहीं होते कि दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हो। जैसे जो इक्वेशन मॉडल है इनकम का, कंजम्पशन का मॉडल, वो बड़ा टू वे है कि इनकम चेंज होगी तो कंजम्पशन चेंज होगी, कंजम्पशन चेंज होगी तो इनकम चेंज होगी, यानी वाई डिपेंड कर रहा होता है कंजम्पशन पे और कंजम्पशन डिपेंड कर रही होती है वाई पे। तो ये यूनिट बाय डायरेक्शन है। तो यहाँ पे सिंगल इक्वेशन मॉडल में यूनिट डायरेक्शन होती है कि सिंगल डायरेक्शन चल रही होती है। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, a system of two or more equation where multiple dependent variable influence each other simultaneously, जहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल एक दूसरे को साइमल्टेनियसली इफेक्ट कर रहे होते हैं। एग्जांपल सिंगल इक्वेशन मॉडल जैसे ये है, y is equal बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस म्यू, ये कोई भी मॉडल आप ले सकते हैं इसमें। वन इक्वेशन y is determined by x1 x2। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन कौन सी है जी, ये है y1 is equal अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 y2 प्लस अल्फा 2 x प्लस u1, y2 is equal बीटा नॉट प्लस बीटा 1 y1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे y1 डिपेंडेंट है और y2 इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे y2 डिपेंडेंट हो गया y1 इंडिपेंडेंट, यानी यहाँ पे y डिपेंड कर रहा है y1 डिपेंड कर रहा है y2 पे, यहाँ y2 डिपेंड कर रहा है y1 पे, यानी ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं एट अ टाइम। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल हो जाती है। Both y1 and y2 are dependent and mutually affect each other, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली अफेक्ट भी कर रहे हैं। सिंगल इक्वेशन मॉडल एक्ज्यूम एक्सोजेनिटी, एक्सोजेनिटी मतलब कि जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं, जो आपके एक्सिस हैं, वो एरर टर्म के साथ रिलेट नहीं करेंगे, कोई उसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा, और यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट कोरिलेटेड विद द एरर टर्म। जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है वो एंडोजेनिटी को अलाउ करते हैं, यानी वो डिपेंडेंट वेरिएबल एरर टर्म के साथ रिलेट हो सकते हैं। वेयर वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड में बी एंडोजेनस कोरिलेटेड विद द एरर टर्म, वो एरर टर्म के साथ रिलेट हो सकते हैं। एस्टिमेशन मेथड, उसको एस्टिमेट कैसे किया जाएगा, सिंगल इक्वेशन मॉडल को तो हम आराम से ओएलएस मेथड से यूज कर सकते हैं, और जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उनको हम क्या करेंगे, उनके लिए आईएलएस लगाएंगे।
2SLS लगाएंगे, 3SLS लगा सकते हैं, LIML जनरलाइज्ड मेथड है। तो ये सारे 4-5 मेथड है जो साइमल्टेनियस इक्वेशन को लगाया जा सकता है। यूज केस एग्जांपल, सिंगल इक्वेशन एस्टिमेटिंग द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑन वेजेस। जैसे आप एजुकेशन इफेक्ट एक्सपीरियंस वेजेस पर एजुकेशन और एक्सपीरियंस का इफेक्ट देखें तो ये सिंगल इक्वेशन मॉडल है। और साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल जो डिमांड सप्लाई हम देखते हैं, एस्टिमेटिंग सप्लाई एंड डिमांड वेयर बोथ प्राइसेस एंड क्वांटिटी आर डिटरमाइंड टुगेदर, जहां पे वो दोनों इकट्ठी डिटरमाइन होती है। तो ये सिंगल केस मल्टीपल केस मॉडल है, यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है। तो ये था हमारे पास। अब इसका थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें। स्ट्रक्चर वन रिग्रेशन इक्वेशन होती है इसमें, और उसमें दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस होती हैं। इसमें काजल फ्लो वन डायरेक्शन होता है, यानी एक डायरेक्शन में चलता है, उसमें म्यूचुअली होता है, साइमल्टेनियस होता है। एंडोजेनिटी इसमें अलाउड नहीं होती, ओएलएस नहीं चलता इसमें, ओएलएस फेल हो जाता है अगर ये एंडोजेनिटी आ जाए तो। यहाँ पे अलाउड होती है और यहाँ पे मखसूस मेथड यूज होते हैं इसको एंडोजेनिटी को हैंडल करने के लिए। इसकी एस्टिमेशन ओएलएस से हो जाती है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर से। इसकी जो एस्टिमेशन है वो 2SLS मेथड से, 3SLS मेथड से ये ही होती है। कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स मॉडल है इसमें। एग्जांपल, वेज इज अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन एक्सपीरियंस और क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन होगी और ये सिंगल इक्वेशन मॉडल होगी। तो ये था जी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पेपर। आपको कैसा लगा, समझ आई नहीं आई, कोई खामी, कोई कमी, कोई कोताही, कोई अप्रिसिएशन, तो कोई कमेंट में मुझे इसका लाजमी फीडबैक दें, तो ताकि मुझे पता चल सके कहाँ कहाँ पे कोई मसला है जहाँ से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई मसला हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझे इस नंबर पे पेपर या कोई मैसेज या कोई जो चीज़ आप करवाना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझसे फ्रैंकली शेयर कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड यू ऑन योर क्वेश्चंस। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।